नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज का जो एग्जाम था 27/12/2020 जो कि NCL यानी कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली, ठीक है, तो इसका आज एग्जाम था। पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियंस का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा होगा, सेट डी और सेट ए, ठीक है, सेट डी और सेट ए। ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सीटिंग का है, आपको बता दूं मैं, फर्स्ट सीटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आंसर मेरे पास आ चुका है और मैं इस आंसर को सारे एक एक करके टोटली इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ के आपको आंसर टिक करा देता हूं, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना सही मारा है, कितना आंसर को सही किया। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि टोटल ही टेक्निकल क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन है, जो कि आपने देखा होगा जब आप एग्जाम हॉल में गए होंगे। तो 70 टेक्निकल क्वेश्चन NCL में आया हुआ था। तो 70 क्वेश्चन ही बताऊंगा और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इस कारण से दोस्तों आप लोगों को अच्छे से देखना है वीडियो, और साथ ही वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश में सभी क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा। बाई चांस यदि वीडियो लंबा होता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहां पे, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि इन अ पावर प्लांट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस इज नाउ एज, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता, ठीक है, जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, को क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हॉट रिजर्व, ठीक है, हॉट रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच लाइटिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजरस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइटिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात, ठीक है, क्लियर है। चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इंक्रीज एज, क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ जाती है जैसे ही क्या होता है, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, जब प्रत्यावर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सतह के पास कंडक्टर का भाग कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न 5 देख लेते हैं। The effective resistance of a conductor will be the same as ohm resistance when, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमिका प्रतिरोध के समान होगा यदि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शन में समान रूप से वितरित होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन, क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न 6, ध्यान दीजिएगा। स्किन इफेक्ट डिपेंड ऑन, स्किन प्रभाव निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, तो कंडक्टर के आकार पर, कंडक्टर की आवृत्ति पर, कंडक्टर पदार्थ की प्रतिरोधकता पर। और ये ऑप्शन चारों क्या है, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज लेस देन, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई क्या हो, कम हो। तो सबसे कम इस ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है। मैं पहले भी बताता हूं दोस्तों कि जब मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बनाता हूं अपने चैनल पे, तो आपको हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ही आंसर को टिक करो, ठीक है। तो आपको यहां पे दिख रहा है ना कि ऑप्शन में सबसे कम जो दिख रहा है 80 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द सुगर इम्पीडेंस ऑफ ओवरहेड लाइन इज टेकन एज, तो ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस कितनी ली जाती है, तो 100 से 200, 100 से 200 ओम ली जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। पिन इंसुलेटर आर नॉर्मली यूज्ड
अप टू वोल्टेज ऑफ अबाउट, कह रहा है क्वेश्चन कि पिन इंसुलेटेड सामान्य लगभग वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है, तो 33 केवी तक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं आपको क्यों इंग्लिश और हिंदी में बता रहा हूं, क्योंकि इसका हिंदी होता है ना बहुत ही कठिन होता है। इस कारण से दोस्तों कृपया करके आप लोग जो भी टेक्निकल्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो कृपया करके आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो, ठीक है, दोनों में पढ़ा करो। अगर आपको हिंदी का जो वर्ड हार्ड लगता है तो आप उस वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक कॉपी पे नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। 10 कह रहा है कि कोरोना यूजली ऑर्सर्स व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर सक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोरोना सामान्य तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तनाव क्या होता है, खाली आसान दिया हुआ है, से अधिक होता है, ठीक है, से क्या होता है, अधिक होता है। तो 30 केवी अधिकतम मान, ठीक है, 30 केवी अधिकतम मान सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द पावर इज टू बी transmitted over a distance of 500 kilometer, the transmission voltage should be in the range of, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 केवी से 220 केवी, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कह रहा है कि यदि बिजली 500 किलोमीटर दूरी पर संचारित की जानी है तो ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होगा, तो 150 से 220 केवी, ठीक है, 150 से 220 केवी यहां देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लिस्टेज वायर आर यूज्ड ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी टू ओवरकम, कह रहा है कि लिटिस जो तार होता है उसका उपयोग मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है, तो अभिभूत करने के लिए, तो किस पे करने के लिए, तो स्किन प्रभाव के लिए, ठीक है, स्किन प्रभाव के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं कि ज्यादा ही क्वेश्चंस ट्रांसमिशन और ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीएल का फर्स्ट सिस्टिंग का क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को बता रहा हूं, और आपको ध्यान देना होगा कि बैकग्राउंड जो आवाज यदि आ रहा होगा आपको, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के आंसर को मिलाना है अच्छे से, ठीक है। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्किन अफेक्ट एट UHF, देखिए UHF, तो UHF पर स्किन प्रभाव कम करने के लिए क्या करना होता है, तो चांदी चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए रिले से क्वेश्चन है, ए रिले यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज, ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज, तो लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर इस्तेमाल किए जाने वाला जो रिले है उसको क्या कहते हैं, तो महो रिले, क्या कहते हैं, महो रिले। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ए ACSR कंडक्टर इज, ध्यान दीजिएगा, ACSR चालक जो होता है स्टील के तार का कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। चलिए, बूस्टर आर बेसिकल, ठीक है, बूस्टर मूल रूप से कहां लगा होता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में। बूस्टर क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्ट सर्किट इज मोस्ट डेंजरस, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डेड शॉर्ट सर्किट, डेड शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक शॉर्ट सर्किट है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन ए ट्रांसमिशन लाइन इफ ए बूस्टर ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर आर टू बी यूज प्रिफर्ड लोकेशन विल बी, ठीक है, तो एक ट्रांसमिशन लाइन में
यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाना है तो अधिमांतित स्थान क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्थान जो होगा मध्यवर्ती बिंदु पर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा। इंसुलेटर फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन आर टेस्टेड फॉर, ठीक है। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज का परीक्षण किया जाता है, किस चीज का परीक्षण किया जाता है, तो पावर आवृत्ति परीक्षण और आवेग परीक्षण, ठीक है, इन दोनों का किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों, ठीक है। यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये दोनों ही क्लिक करना होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स डिपेंड ऑन, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होगा कि विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति जो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पर, पराविद्युत पदार्थ के अनुप्रता पर, दबाव, तापमान और आर्द्रता पर, ये तीनों पर प्रयुक्त करती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस हैज बीन यूज्ड एज इंसुलेटिंग मीडियम इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युतीय रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। क्लियर है, दिख रहा है ना अच्छे से। चलिए तो राइट आंसर होगा सल्फर हेक्साफोल्राइड, सल्फर हेक्साफोल्राइड ये गैस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऑक्सर ड्यू टू, क्लियर है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिक विकास किस कारण होता है, किस कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विद्युतिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलकृत प्रतिबल, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ये क्या है, यहां पे आपको नोमेरिकल दिया हुआ है, यहां पे आपको नोमेरिकल मिल जाएगा लगभग 23, 24, 25 और 26, 4 नोमेरिकल का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि सॉल्व करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ऐसे में आपको आंसर टिक करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कह रहा है कि एक 3300/250 यानी कि 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जो कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रभावी क्रॉस सेक्शन कोर पर और कम वोल्टेज वाइंडिंग को चालू करने के लिए बनाया गया है। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर चक्र की संख्या क्या होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, चक्र की संख्या क्या होगी पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन 23 को देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 के जगह पे 70 होगा, कितना होगा 70, ये 70 टन होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 924 आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप सॉल्व करके देख लेना, यदि आपने गलत भी आंसर टिक किया होगा ना तो आपको यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनाने वाले हैं, टाइपिंग जो करने वाले हैं, उनका गलती है, आपका गलती नहीं है। तो इस कारण से आपको ये इसका जो मार्क्स है आपको जरूर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 24, ए ट्रांसफार्मर विथ 800 प्राइमरी टर्न्स एंड 200 सेकेंडरी टर्न्स इज सप्लाइड फ्रॉम ए 100 वोल्ट AC, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट सप्लाई कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज, क्लियर है। ये कह रहा है कि एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है, तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा, तो द्वितीयक वोल्टेज इसका होगा 25 वोल्ट, ठीक है, 25 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए ट्रांसफार्मर विथ
800 primary turn and 200 secondary turn is supplied from a 100 volt AC supply. Calculate the voltage per turn. ठीक है, आपने 24 नंबर क्वेश्चन जो बनाया होगा सेम उसी के आधारित 25 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसी के आधारित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। तो इसका आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका 25 वोल्ट होगा और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा 0.125। ठीक है, 0.125 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, A 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज ए वोल्टेज रेशियो ऑफ 3300 यानी कि 3300 by 400 वोल्ट। कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी करंट्स का मान निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 7.58 एम्पियर से लेकर 6.25 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लेमिनेटिंग द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफार्मर की कोर पटलित की जाती है। तो भंवर धारा हॉर्स। ठीक है, भंवर धारा हॉर्स यानी कि एडिट करंट लॉस होता है। क्लियर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। आयरन लॉस इज ट्रांसफार्मर ऑक्सकर इन। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में लो हॉर्स कहाँ होती है। तो ट्रांसफार्मर में लो हॉर्स कोर पे होती है। ट्रांसफार्मर में लो हॉर्स कहां पे होती है, कोर पे होती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर नंबर लोड कंडीशन विच ऑफ द फ्लोइंग लॉस इज नेग्लेबल। ठीक है, क्वेश्चन है कि शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्स नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। तो ताम हॉर्स होता है। ठीक है, ताम हॉर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर ऑस्कर इन। सेम क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में ताम हॉर्स कहां होती है। तो वाइंडिंग में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन इस पेज का 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ए ट्रांसफार्मर द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में किस दशा में अधिकतम दक्षता यानी कि एफिशिएंसी होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ताम हॉर्स इक्वल टू लो हॉर्स। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ताम हॉर्स इक्वल टू लो हॉर्स। चलिए अगला देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप जो भी इस एग्जाम को दिए होंगे वो ट्रांसमिशन और ट्रांसफार्मर क्लियर किए होंगे तो उनका एग्जाम अच्छा सा क्रैक हो सकता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एडिट करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर कोर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, काफी क्वेश्चन को देखिए इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने से क्या होता है ना कि आप समझ जाओगे, क्योंकि हिंदी जो है ना ये बहुत ही कठिन होता है। आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि हिंदी जो है बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश इजी है। तो इंग्लिश को आप इजी लेकर चलोगे तो होगा, लेकिन प्रयास करना होगा दोनों। ठीक है, चलिए तो एक ट्रांसफार्मर कोर में भंवर धारा हॉर्स को किस प्रकार कम किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पटलों की मोटाई कम करके। ठीक है, पटलों की मोटाई कम करके। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा क्या बोलते हैं, जो मेरा फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको मैं पहले बता देता हूं कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं करंट अफेयर्स का या मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो फोन से ही बनाता हूं। तो अभी मैं बाहर में हूं, इस कारण से क्या हो रहा है दोस्तों कि फोन हिल रहा होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बट आप लोग आंसर को क्लिक कर लेना है आपको कि आंसर यही सही है। ठीक है, चलिए इन ए ट्रांसफार्मर द मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यूजिंग द मैग्नेटिक कोर ऑफ लो रिएक्टेंस। इसका अर्थ यही है दोस्तों क्वेश्चन का कि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय सर्किट के बीच चुंबकीय युग्म को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में कौन सा हॉर्स लोड के साथ मुख्य रूप से बदलता है। तो ताम हॉर्स। ठीक है, ताम हॉर्स।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द पावर फैक्टर इन ए ट्रांसफार्मर, तो पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर है तो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। लोड के पावर फैक्टर पे क्या करता है, ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर निर्भर करता है। क्लियर है, 35 क्वेश्चन हो गया। और 35 क्वेश्चन है, कहीं नहीं जाना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो ही आप क्वेश्चन सारा मिला पाओगे कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एट नो लोड द करंट टेकन बाय ए ट्रांसफार्मर, तो शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री यानी कि 80 डिग्री कम होता है। ठीक है, 80 डिग्री कम होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर गिव्स, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या देगा, क्या देगा, तो पूर्ण लोड पर ताम हॉर्स देगा। ठीक है, पूर्ण लोड पर ताम हॉर्स देगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज, ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है। ठीक है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, तो वोल्टेज में क्या करता है, वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39। इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो अपचयिक ट्रांसफार्मर जो है ना वो क्या करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा कि द्वितीय चक्र प्राथमिक चक्र से कम होते हैं। द्वितीय चक्र जो होता है जब आप वाइंडिंग करते हो वो क्या होता है कि द्वितीय चक्र से प्राथमिक चक्र कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर याइल्ड, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्या देगा, तो कोर हॉर्स देगा। ठीक है, कोर हॉर्स देगा। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। बहुत ही ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चंस और काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों के लिए ही करता हूं। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन, ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रभाव निम्न में पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो लीड करंट पे, माफ कीजिएगा लोड करंट पे। ठीक है, लोड करंट पे निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच फ्लोइंग इज नॉट ए रूटीन टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर पर एक नियमित परीक्षण नहीं है। एक नियमित इन ए ट्रांसफार्मर इफ पीक वोल्टेज, ठीक है, पीक वोल्टेज पूछ रहा है, इज फीड टू प्राइमरी, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो क्या होता है, तो लो हॉर्स कम हो जाता है। लो हॉर्स क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर, कह रहा है इसका हिंदी यही होगा कि एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य होता है। तो सभी को पता होगा कि इंसुलेशन और शीतलन प्रदान करना होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इंसुलेशन और शीतलन प्रदान करना होता है। चलिए बुक्लोज रिले से क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। बुक्लोज रिले इज यूज्ड ऑन, बुक्लोज रिले का उपयोग किस पर किया जाता है, तो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर पर किया जाता है। आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसे बना रहता है, तो वो क्या है, बुक्लोज रिले होता है। ठीक है, बुक्लोज रिले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नॉर्मली, तो ट्रांसफार्मर क्या वितरण करता है, तो कोर हॉर्स ताम हॉर्स से कम होता है। ठीक है, कोर हॉर्स से ताम हॉर्स क्या होता है, इसका कम होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बुक्लोज रिले विल ऑपरेट इन ए ट्रांसफार्मर व्हेन नेवर देयर इज, तो बुक्लोज रिले ट्रांसफार्मर में कार्य करेगी जब कभी भी
बड़ा आंतरिक दोष होगा। क्या होगा? बड़ा आंतरिक दोष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। ए ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट, ठीक है, रेगुलेशन एट। तो एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनियम कब होगा? जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा। जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तब क्या होगा? ट्रांसफार्मर विनियम होगा। क्लियर है? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब परिवर्तन अनुपात कम होता है। जब परिवर्तन अनुपात कम होता है तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कॉपर, कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना है तो क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भंवर धारा हॉर्स धारा अधिक होगा। क्या होगा? भंवर धारा हॉर्स धारा क्या होगा? इसका अधिक हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का हिंदी यही होगा कि लोड अवस्था में दो सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है, एफिशिएंसी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बैक टू बैक परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि बैक टू बैक टेस्ट के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले पेज पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिफ्टी 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इफ ए ट्रांसफार्मर core is made of copper and coils are made up of steel wire, then क्वेश्चन कह रहा है इसका दोस्तों, लगता है फोन बंद हो गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कॉपर एंड कॉइल आर मेड अप ऑफ स्टील वायर, देन, ठीक है क्वेश्चन, यदि एक ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना है और कॉइल स्टील तार से बना है तो, ठीक है, इसमें क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि वाइंडिंग में ताम हॉर्स अधिक होगा। वाइंडिंग में क्या होगा? ताम हॉर्स अधिक होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टोटल और 17 क्वेश्चन बच गया दोस्तों, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Which of the following loss in a transformer is zero even at full load? At a full load, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, घर्षण हॉर्स, यानी कि एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्स पूर्ण भार पर भी शून्य होता है? तो क्या होता है? घर्षण हॉर्स, ठीक है, घर्षण हॉर्स। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते थे। इन स्कोट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर हैज सेंटर टैप ऑन, ठीक है, कह रहा है कि स्कोट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रित टैप जो होता है क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों होता है। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग क्या होता है? दोनों होता है। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर। ए टैप चेंजर इज यूज्ड ऑन अ ट्रांसफार्मर फ्रॉम, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए क्या किया जाता है? एडजस्टमेंट इन सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज में क्या किया जाता है? समायोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। ओवर करंट इज अ ट्रांसफार्मर अफेक्ट, एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट का क्या प्रभावित कार्य करता है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी होगा, यानी कि इंसुलेशन लाइफ, तापमान वृद्धि, यांत्रिक तनाव, ये तीनों होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर। ए करंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ किया जाता है? ठीक है, तो ए मीटर के साथ किया जाता है, एम्पियर मीटर के साथ किया जाता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिटिंग ऑन द ट्रांसफार्मर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ट्रांसफार्मर पर फिटिंग नहीं है? क्या नहीं है भाई? तो कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर कहाँ फिट रहता है? तो ये मोटर में आता है, ठीक है, ब्रीथर होता है,
बुस्लोज रिले होता है, कंजक्टर होता है, तो ये ट्रांसफार्मर में होता है, लेकिन ये कम्यूटेटर नहीं होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना होगा, आंसर दिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन, ठीक है, ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस किस पर निर्भर करती है? तो रिसाव प्रभाव पर, यानी कि लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्वर एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का हिस्सा जो है ना द्वितीय वाइंडिंग के रूप में कार्य करता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या करता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी हैज द लॉन्गेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट, ठीक है, बड़ा, लंबी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि होती है? तो 1 हर्ट्ज, ठीक है, 1 हर्ट्ज इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64। विच डिवाइस कन्वर्ट एसी टू इनटू डीसी? ये तो क्वेश्चन आपको देखते ही आप आंसर की लगा दिए होंगे। इसका आंसर रेक्टिफायर होगा, क्योंकि एसी से डीसी में परिवर्तित क्या करता है? रेक्टिफायर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। विच कलर ऑफ वायर शो फेज वायर जनरली इन हाउस वायरिंग? काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है कि कौन सा रंग का तार सामान्यतः घरों की तारों में फेज तार प्रदर्शित करता है? यानी कि आप जब घर में वायरिंग करते होंगे तो उस घर में फेज का जो तार होता है वो कैसा होता है, कौन सा कलर में होता है? तो रेड कलर में होता है, ठीक है, रेड, यानी कि लाल कलर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड रिएक्टेंस, कह रहा है कि भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध, यानी कि इसका देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ के इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हिंदी इसका काफी कठिन होता है, ठीक है। टेक्निकल में जो है ना हिंदी काफी कठिन होता है, इसलिए आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया करके कभी भी एग्जाम में बैठो, टेक्निकल एग्जाम में, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़ो और हिंदी में भी पढ़ लो, तो आंसर क्लिक करो या टिक करो, ठीक है। अगर आपका ऑफलाइन आंसर है, एग्जाम है, तो आंसर को आप टिक करो। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो आप क्लिक कर सकते हो माउस के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। बस बार के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक है। भू इलेक्ट्रोड का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट कन्वर्सेंशनल टेकन एज, कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युतीय क्षमता को पारंपरिक रूप से क्या लिया जाता है? तो 0, ठीक है, 0 लिया जाता है। चलिए तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राउंडिंग इज, तो ग्राउंडिंग, ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। किसी भी करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से कनेक्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ अर्थिंग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है? तो सिस्टम अर्थिंग, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है? तो प्लेट इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड, यानी कि तीनों है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी से मैं जानना चाहूंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन टच किया और कितना क्वेश्चन आपका सही गया, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके और एक लाइक करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।